गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 2B कर रहे थे। जीएसटीआर 2B और 2A में मैंने आपको फर्क बताया था कि जो हमारी परचेज होती है, वो परचेज के इनपुट जो होते हैं वो 2A और 2B के अंदर आते हैं। सारे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करके मैं बताता हूँ। पहले आप जीएसटीआर 2A और 2B जो है वो आपको दिखेगी रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में आप जाएंगे, आपने जिस मंथ की रिटर्न भरनी है आपने उस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर अगस्त की भरनी है हमने रिटर्न, तो हम अगस्त सिलेक्ट कर लेंगे। अगस्त को हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2A और 2B दोनों दिखाई देती हैं। तो 2A और 2B का में फर्क सिर्फ यही है कि जो पर्सन अगर टाइमली फाइलिंग कर देते हैं अपनी रिटर्न को, तो वो 2B के अंदर आ जाती है, लेकिन जो पर्सन अपनी टाइमली फाइलिंग नहीं करते हैं तो वो 2A के अंदर आती है। तो लेकिन जो भी हमें आईटीसी लेना है वो 2B के अकॉर्डिंग लेना है। तो 2B को हम ओपन कर लेते हैं। 2B को ओपन करने के बाद अगर आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स का मतलब ये है कि आपको जो आईटीसी लेना है वो पार्ट ए जो है आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में भी क्लेम, इसके अकॉर्डिंग लेना है। और पार्ट बी आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट नोट शुड नॉट बी ऑफ अगेंस्ट रेलेवेंट आईटीसी, और तो वो उतना जो आपका आईटीसी है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन कॉलम्स को एक बार दोबारा समझा देता हूँ। नॉर्मली जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो वहां पे परचेज के अंदर आपके जितने भी परचेज के बिल हैं, वो परचेज के बिल जो है वो आपके पोर्टल के ऊपर आने चाहिए। अगर वो परचेज के बिल आपके पोर्टल के ऊपर नहीं आए तो इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं जो है इनपुट क्रेडिट जो है वो मिसमैच है। तो वो मिसमैच का मतलब ये है कि आप उतना क्रेडिट जो है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग का परचेज का इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। सपोज आपने सेल करी, अगर आपने 1 लाख रुपए की, 18% के हिसाब से तो आपका 18,000 रुपये टैक्स बन जाता है। लेकिन आपने परचेज करी 1 लाख रुपए की 12% के हिसाब से, तो आपका 12,000 रुपये टैक्स बन जाता है और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,12,000 रुपये। तो आपने जो सरकार को भरना है टैक्स, वो आपने भरना है 18,000 माइनस 12,000, यानी कि 6,000 रुपये जो है वो अपने सरकार को टैक्स भरना है। क्योंकि ये 18,000 आपने कलेक्ट किया था और ये 12,000 रुपये आपने पेमेंट करी थी जब आपने परचेज करा था। तो सरकार ये कहती है कि आप नेट जो है वो अपना जो टैक्स बनता है वो अपने पेमेंट कर देनी है। लेकिन इसके अंदर कंडीशंस होती है कि आपके परचेज के जितने भी बिल्स हैं वो सारे आपके पोर्टल के ऊपर आने चाहिए। तो पोर्टल पे अगर वो बिल्स नहीं है तो उन पोर्टल के बिल्स के अगेंस्ट आप अपने एक्शन लेंगे। आप पहले मुझे चेक कर एक लेंगे कि बात पूछना था। हेलो। हेलो। सर, आपने जो बोला, मैंने परचेज किया 12% के हिसाब से और सेल किया 18% के हिसाब से, वो कैसे जी, पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसा है कि कभी मुझे कभी बारह कुछ जो परसेंट परचेज होगा तो कुछ मटेरियल जो होते हैं मुझे वो बारह बारह परसेंट परसेंट के अकॉर्डिंग हाँ। मिलते हैं, लेकिन हाँ, हम वो तो उसको ठीक बेचते हैं है। वो 18% के अकॉर्डिंग। कोई नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करवाने दीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए या तो इसके जॉब अंदर, वर्क ऐड किया होगा ना सर इसमें। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो ये पार्ट जो है अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ कि सिर्फ मोटा मोटा जो आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स हमने कितना भरना है। जितना इनपुट आता है वो अपने लेस कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स भरना है। ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आगे डिटेल में जाने वाला हूँ, वो मुझे बताने दीजिए। आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपके जितने भी बिल्स हैं परचेज के वो आपके उस मंथ के पोर्टल के ऊपर आने जरूरी है। अगर वो उस पोर्टल के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो उतना क्रेडिट जो है आप नहीं ले सकते। उतना जो आपको इनपुट मिलना है वो आप नहीं ले सकते। सपोज आपका जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी अगर सपोज करिए 40,000 आ रहा है आपका, लेकिन अगर आप पोर्टल पे चेक करते हैं तो 30,000, 37,000 दिख रहा है वहां पे आपको। तो आप जो आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेंगे वो 37,000 ही लेंगे, 40,000 नहीं लेंगे। वो 3,000 का जो भी आपका डिफरेंस है वो आपको नेक्स्ट मंथ में क्लेम करना होगा, या फिर उसे सेटल करना होगा कि क्या पता कहीं आपने बिल जो है वो गलत तो नहीं एडिट रिकॉर्ड कर दिए, या फिर वो बिल जो पार्टी है वो कोई डिफॉल्टर है या किसी ने गलती से आपके अगेंस्ट कोई बिल काट दिया है। तो वो चीजें आपको जो है वो सॉर्ट करनी पड़ेगी। वो सॉर्ट करने के लिए आपको जो भी है आपको अपनी परचेज की रिकंसिलेशन करनी है। परचेज की रिकंसिलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, परचेज की रिकंसिलेशन हमेशा 2B के अकॉर्डिंग होती है।
2B में अगर आपके यहाँ पे 50 बिल देख रहे हैं अगर, तो 50 के 50 जो बिल हैं वो आपके यहाँ पे पोर्टल पे भी होंगे और आपके बुक्स में भी होंगे। अगर आपको यहाँ पे 29 बिल्स दिख रहे हैं तो आपकी बुक्स में भी 29 बिल ही होने चाहिए। अगर आपकी बुक्स में ज्यादा है तो आपको वो क्रेडिट इनपुट नहीं मिलेगा, आपको जो इनपुट मिलेगा वो 29 बिल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, आप जो भी आपकी जो चीजें हैं वो आपको रिकंसाइल कर लेनी है। रिकंसाइल करने के बाद, जैसे कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कोई 12% का बिल है, कोई 18% का बिल है, जो हमने सेल करी है वो 18% का है, कोई 12% का बिल आ गया उसमें, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके अगेंस्ट गलत फाइलिंग कर दी हो, या फिर उसने जो भी अपनी रिटर्न भरी है वो गलत भर दी हो 12% के अकॉर्डिंग। तो आपको जो इनपुट मिलेगा वो 12% के अकॉर्डिंग मिलेगा, फिर तब आपको 18% के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अगर आपको वो इनपुट नहीं लेना है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप 12% के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो इनपुट सही है 12% के अकॉर्डिंग, तो उसको आप फाइल कर देंगे। देखिए, कई जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग परचेज करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। कभी कभी कुछ आइटमें ऐसी होती है कि जो सेल से रिलेटेड नहीं होती है। सपोज आपने स्टेशनरी खरीदी, आपने कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, या फिर आपने कोई भी जॉब वर्क करवाया आपने, तो वो जो जितने भी खर्चे होते हैं, वो खर्चों के जो रेट्स होते हैं, जीएसटी जो उनके ऊपर लगता है, वो जरूरी नहीं है कि अगर आप सेल 18% के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 18% के हिसाब से ही उसमें वो वाले रेट्स लगे। कभी कभी कुछ रेट्स ऐसे भी होते हैं जो 12% के अकॉर्डिंग लग जाते हैं, या फिर 5% के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। वो इनपुट क्रेडिट आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है वो आपका वैलिड होना चाहिए। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आगे खर्चे कैसे कैसे आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करूं, देखिए, तो सॉर्ट में अगर आप ये चेक करेंगे कि फर्स्ट जितनी भी पार्टीज जैसे आ रही हैं, ये पार्टियां जो हैं ये तो नॉर्मली जैसे कि जो आप खरीदते हैं सामान, ये उसके अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। बाद में कहीं जो है आपके पास इनपुट क्रेडिट आता है, वो बैंक के थ्रू आ रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक ने आपको इनपुट क्रेडिट दिया है, अगर आप 12% की सेल करते हैं, 12% की सेल में आपके जो भी पैसा है वो आपका इनपुट क्रेडिट लेस करने के बाद या फिर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो पैसा है वो बैंक के अंदर आता है। बैंक में अगर वो चार्जेस लग जाते हैं तो बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो 12% के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे, वो चार्जेस जो है वो 18% के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो आपको जो भी इनपुट मिलेगा वो 18% के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 12% के हिसाब से सेल करते हैं तो इट मीन ये नहीं है कि वो आपको एचडीएफसी बैंक वाला जो है वो चार्जेस लगाएगा, वो भी 12% के अकॉर्डिंग लगाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो 18% के अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगाएगा। तो आपको जो इनपुट मिलेगा वो 18 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप 18% की सेल कर रहे हो और 12% का आपको क्रेडिट मिल रहा है, या अगर आप 12% की सेल कर रहे हो तो 18% का इनपुट मिल रहा है आपको, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका इनपुट क्रेडिट जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो आपकी फर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी ऐसी आइटम या ऐसा परचेज नहीं या फिर ऐसे एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए जो आपसे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं बिल्स जो होंगे वो आपको देखिए रेगुलर जो आप जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं वो वाले हो जाएंगे। कहीं बिल्स जो है वो आपको एक्सपेंसेस वाले दिख जाएंगे, कई बिल्स जो है वो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले दिख जाएंगे। सपोज देखिए भारत इलेक्ट्रिकल है, तो मे भी शायद इसका कोई रिपेयर करवाया हो हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं जो बिल है, देखिए जैसे पीके स्टील हो गया, सागर हो गया, स्टार स्पेशल, टायर हाउस हो गया। देखिए ये टायर हाउस इट मीन्स ये है कि अगर आप रॉ मटेरियल में काम कर रहे हैं, कोई भी, चाहे आप साइंटिफिक काम कर रहे हैं या फिर स्टील में काम कर रहे हैं, सीमेंट में काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप टायर हाउस का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। मे बी आपने शायद कोई परचेज ऐसी करी हो अपनी बिजनेस के लिए जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी थी। अगर आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप अपने लिए एक ट्रक या कोई भी जैसे छोटा हाथी जिसको कहते हैं टाटा एस वगैरह जैसे हो गए, तो वो जरूर परचेज करते हैं ताकि जो भी आपका मटेरियल है वो पार्टी के पास डिलीवर हो सके आपकी व्हीकल के अकॉर्डिंग, व्हीकल के थ्रू। अदरवाइज आपको हमेशा बाहर से व्हीकल हायर करना पड़ेगा और फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं जो पार्टीज होती हैं वो अपने लिए एसेट्स खरीद लेती हैं। जो एसेट्स होते हैं उन पे, एसेट्स पे जो आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है, जैसे अगर आप कार खरीद रहे हैं, अगर आप ट्रक खरीद रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको 28% आपको जो है वो टैक्स मिलता है। लेकिन अभी 22 सितंबर के बाद से जो हमारे टैक्स रेट्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। वो 28% अब नहीं है, उसमें 12% अब नहीं है, अब सिर्फ 18% और 5% है,
ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन अभी तक जो पहले वाले जो भी आपके इनपुट क्रेडिट थे वो आपके जो है जिस रेट्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद के परचेज के बिल जो है वो आपके मॉडिफाइड रेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो भी अगर आप व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें 28% जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें अब 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है ना। तो ये आपको मतलब ये चीज जरूर चेक कर लेनी कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है। देखिए अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, वो सपोज करिए कि वो 1 लाख रुपए का खरीदते हैं, ठीक है ना। 1 लाख रुपए में उसके ऊपर फ्रेट भी लग जाता है अगर, ठीक है ना, वो 5,000 का फ्रेट लग जाता है तो, और उसके बाद जो 18% कैलकुलेट होगा टैक्स का जो है वो 18,000 रुपए के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है। तो आपने 5,000 का जो खर्चा है वो अपनी बुक्स में बुक करना है, लेकिन उसके ऊपर आपने टैक्स भी पे करना है अपने पास से। ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, जो कि ये वाला पॉइंट अब आने वाला है। इसको हम बैक कर लेते हैं, समरी में हम जाएंगे। इन पॉइंट्स को मैं बता देता हूं पहले। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है B2B इनवॉइसेस। अगर यहाँ पे जितने आपका इनपुट आ रहा है वो आपको परचेज के बिल्स के अकॉर्डिंग टैली हो जाएगा, एक्सपेंसेस के बिल और फिक्स एसेट्स के बिल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग टैली हो जाएगा। डेबिट नोट्स हो गए, अगर किसी ने एक्स्ट्रा आपको बिल दिया हुआ है परचेज के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। B2B इनवॉइसेस अगर इको डॉक्यूमेंट्स हैं तो इको डॉक्यूमेंट्स, अगर ई कॉमर्स के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स आया है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, ये सारी अमेंडमेंट है डेबिट नोट्स की, इनवॉइसेस की, डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई अमेंडमेंट हुई है आपकी पिछले परचेज के बिलों में, उनमें अगर आपका इनपुट क्रेडिट बढ़ा है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये है ISD इनवॉइसेस, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD। इसको मैं बताना चाहूंगा कि ISD का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये नॉर्मली 80 से 90% केसेस में नहीं होता है। ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं जिनकी ब्रांचेस एक शहर में है और फिर दूसरे शहर में भी होती हैं, तो ये उनके लिए होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि आप अपनी ही फर्म से एक बिल काट के अपनी दूसरी फर्म में इनपुट दे सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जैसे आपकी 2 फर्म्स हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फर्म का इनपुट जो है दूसरे फर्म में आप ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में आप ये चीजें कर सकते हैं। आपको जो GST नंबर लेना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपकी कंपनी है टाटा, ठीक है ना, आपने हरियाणा के अंदर बिजनेस कर रखा है। अब आप पंजाब के अंदर भी बिजनेस करना चाहते हैं। हरियाणा में आपका 1 लाख रुपए की सेल हुई, ठीक है, और उस पर 18,000 टैक्स बना, ठीक है, और आपकी परचेज जो हुई वो 50,000 की हुई और उस पर 9,000 रुपए टैक्स बना, ठीक है। इधर पंजाब में जब आपने कोई सेल नहीं करी तो आपने जो भी इनपुट खरीदा वो यहाँ पे सारा का सारा इनपुट ही आपके पास रह जाएगा। सेल तो आपकी कोई हुई नहीं, तो आपका इनपुट जो है वो आपका एड ऑन हो जाएगा आपके इनपुट क्रेडिट लेजर में। तो अगर आपने सपोज यहाँ पे 25,000 का सामान खरीदा जिसके ऊपर आपको मिला 4,500 रुपए का इनपुट है, ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है देखिए, और ये है GST। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों फर्में हैं, या हरियाणा की हो चाहे पंजाब की हो, ये दोनों फर्में जो है वो टाटा की हैं, ठीक है ना। टाटा जो इनका जो ब्रांड है, जो भी कंपनी का नाम है टाटा, उसने हरियाणा में भी ओपन कर रखी है और पंजाब में भी ओपन कर रखी है। नॉर्मली जब हम 2 फर्म्स ऐसे ओपन करते हैं तो इन 2 फर्म्स में हम ये चेक करते हैं कि किसमें ज्यादा सेल हो रही है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसमें इनपुट मिल रहा है, हम ये चीज चेक करते हैं। ये हमारी फर्म जो है वो स्टैब्लिश्ड है, लेकिन ये फर्म जो है वो स्टैब्लिश नहीं है, इसमें सिर्फ स्टार्टअप हुआ है अभी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पंजाब में हमारी सेल नहीं हो रही है, हमारे सिर्फ परचेजेज ही हो रही है, तब आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप पंजाब से एक बिल काट के अपने हरियाणा के अंदर दे सकते हैं, अपनी दोनों जो सेम फर्म है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहे इसमें भी अगर आप कार ही सेल कर रहे हैं और इसमें भी आप कार ही सेल कर रहे हैं अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पंजाब से एक बिल काट के हरियाणा के अंदर दे सकते हैं। लेकिन वो जो बिल होगा उसमें ये चीज नहीं लिखी जाएगी कि पंजाब ने हरियाणा वालों को कार सेल करी है। उसमें ये चीज लिखी जाएगी कि आपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इनपुट आपका आ रहा था वो आपने यहाँ पे
इस फर्म को दे दिया है, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो भी आप जीएसटी का नंबर लेते हैं, वो जीएसटी के नंबर नॉर्मली जब आप रेगुलर वाला लेते हैं तो हरियाणा और पंजाब वाले में वो नॉर्मली रेगुलर के अकॉर्डिंग मिलेगा, उनपे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिखा होता, आईएसडी नहीं लिखा होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रही है, आपने रेगुलर नंबर लिया था, तब आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में। इस फॉर्म को क्लोज करने की बजाय आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में, आईएसडी के अंदर, ठीक है। आईएसडी में जैसे आप इसको कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको 4,500 रुपए का ये जो इनपुट है आप इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एक बिल काट के। तो अगर हम 4,500 का इनपुट यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे अब हमारा जो टैक्स है वो पहले हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था 9,000 रुपए जो हमने पेड करना था। इस बारी हम 4,500 रुपए और घटा देंगे, तो इस बारी हम जो टैक्स पे करेंगे वो करेंगे 4,500, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि आपको ये नंबर जो है रेगुलर नंबर को आईएसडी के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब यही है कि जितनी भी आपने परचेजेस करी है वो सारी परचेजेस आपकी इनपुट उसके अंदर आता रहा, सेल कोई नहीं हो पाई। तो इसलिए इस फर्म को क्लोज करने की बजाय हम इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से जितना भी माल खरीदेंगे परचेज करेंगे वो सारा इनपुट जो है हम यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन यही है कि आपके फर्म का जो नंबर है वो आईएसडी के अंदर होना चाहिए। जब आईएसडी के अकॉर्डिंग बिल काटेंगे तो वो इनवर्ट सप्लाई जिसको कहते हैं वो आपका इनपुट जो है वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। इसमें आपको किसी बाहर की फर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपकी फर्म दोनों सेम होंगी, बस आपने अपने इनपुट को यूटिलाइज किया इसमें, ठीक है ना। ये है आईएसडी का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम आ जाते हैं आगे रिवर्स चार्ज में। सर दोनों स्टेट का जीएसटी नंबर सेम ही रहेगा और जो हाँ, आईएसडी के नहीं, दोनों का जीएसटी नंबर जो है वो सेम नहीं रहेगा। सपोज हरियाणा का अगर आप लेंगे तो वो 06 आ जाएगा, ठीक है ना। और पंजाब का अगर आप लेंगे तो वो 04 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप पंजाब से कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो वो आप अगर आप हरियाणा में भेजेंगे अपनी फर्म के अंदर, तब आपको एक बिल रेज करना पड़ेगा। नॉर्मली एक बिल आप रेज करेंगे कि आपने वहां से परचेज करा और यहाँ पे सेल करा, तो लेकिन आपका जो काम है वो कार सेल करने का है। इनपुट क्रेडिट का जो भी आपका सामान जैसे आप खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसको तो बेचने का नहीं है ना आपका सामान, बिजनेस का जो वो है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप इनपुट ट्रांसफर होगा? हाँ जी सर बिल ही बनेगा इसमें या मटेरियल भी ट्रांसफर होगा? नहीं, इसमें सिर्फ बिल ही बनेगा, इसमें मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ हमारा बिल ही। स्टॉक तो खड़ा रहेगा सर? हाँ, वो स्टॉक जो है वो आपका जब भी बिकेगा तब आप उसको सेल कर सकते हैं ना, तब आप टैक्स भर दीजिएगा। सपोज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट जब आपने 4,500 अगर इसको ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पे आपका इनपुट जो है वो 0 हो गया, ठीक है ना। अगर आप कल को सेल करते हैं इसी से ही, तो सेल में अगर आपका मान के चलिए 18,000 रुपए टैक्स बना, तब आप उसको पे कर दीजिएगा कैश या बैंक से, ठीक है ना। तब आपको इनपुट नहीं मिलेगा ना उसमें, तब आपको क्लियर नहीं होता। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो आईएसडी का जो फंडा है वो ये फंडा है कि कोई भी हम स्टार्टअप अगर करते हैं वो स्टार्टअप में आपका लॉस हो रहा है, यानी कि आपकी सेल नहीं हो रही है, लॉस ही लॉस हो रहा है, परचेज ही परचेज होती जा रही है उसमें आपका। तो उस केस में क्या है, आप अपने इनपुट को जो है अपनी दूसरी फर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन वो है कि आपको उसको नंबर को आईएसडी के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है, तभी आप उसको कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा फिर अगर आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो आप आईएसडी से इसको रेगुलर में करवा लीजिए। ओके, तब आप आईएसडी हटा के रेगुलर में करवा लीजिए ना इसको। सपोज आपने 1 साल के लिए बिजनेस यहाँ पे चलाया लेकिन आपको लगा कि कुछ भी सेल नहीं हुई है, सिर्फ इनपुट ही इनपुट आता रहा है, तो आपको एट द एंड इनपुट का पैसा तो मिलने से रहा, ठीक है ना। आपको फॉर्म क्लोज करवानी पड़ेगी, आपको सारा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करवानी पड़ेंगी, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, सारी चीजें करने के बाद फिर उसमें भी 6 महीने का प्रोसेस लगेगा, तब आपको जो है वो 4,500 रुपए जो है तब आपको वो मिलेंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार ने ये कह रखा है कि आप इसको आईएसडी बना देते हैं अगर, तब आप ये वाला इनपुट जो है अपनी फर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर में ये चीजें नहीं होती हैं, अगर ये दोनों रेगुलर फॉर्म्स हैं तो ये आपस में ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, अगर सेम पर्सन की है, सेम आइडेंटिटी की है अगर ये,
सर आईएसडी पहले आपको ISD बनाना पड़ेगा इसका। सर इसका सेल्स में भी होता है क्या? GSTR वन में भी ऐसा ही होता है? हाँ, वन में आपको उसके अगेंस्ट फाइलिंग करनी पड़ेगी ना, तभी उसको इनपुट क्रेडिट दिखेगा ना। हाँ वो क्या मैं बोल रहा हूँ सर, ऐसा भाई बोला ना इनपुट हो रहा है, लेकिन ऐसा हो तो दूसरे फंड में सिर्फ सेल्स हो रहे हैं, तो फिर अगर सेल हो रही है तो उसमें तो देखिए टैक्स ही भरना पड़ेगा। सेल को बिल आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये हरियाणा में इनपुट आ रही है तो इसमें से इसमें ही ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं नहीं, हरियाणा से इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईएसडी फॉर्म नहीं है ना, ये आईएसडी फॉर्म बना दे तो? हाँ, तब आप कर सकते हैं। अगर आप उसको फर्म को आईएसडी बना देते हैं तब आप कर सकते हैं इसके अंदर ट्रांसफर। ठीक है, तो सर दोनों फॉर्म को आईएसडी एक साथ बना सकते हैं? हाँ, दोनों को भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इस मंथ पे आपका हरियाणा पे हुआ, नेक्स्ट मंथ पे हो सकता है या 6 महीने के बाद आपका पंजाब में हुआ, तो ऐसे जी। में दोनों ही आईएसडी होगा तो बेस्ट रहेगा ना। दोनों में आप उसको बना सकते हैं, दोनों का आईएसडी बना सकते हैं, तो दोनों में आप सेल भी कर सकते हैं उसमें फिर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से नॉर्मली लोग ज्यादातर सेल के बिल जो होते हैं वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये फॉर्म जो है थोड़ी सी ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये फेक क्रेडिट जो है वो इकट्ठा कर रही है। ठीक है ना, कई लोग होते हैं वो फेक बिल बनवा लेते हैं, अच्छा हमने ये माल भी खरीदा, ये माल भी खरीदा, तो उनके लिए वही चीज हो जाती है कि नहीं, ये फेक इनपुट जो है अपने पास इकट्ठा कर लेती है और बाद में इसको ट्रांसफर कर देती है। तो इसलिए आईएसडी के अंदर इसलिए उसको वो मतलब वो सही नहीं समझते हैं वो परचेज। हाँ जी, इसमें आपने बताया कि 45,000 जो 4,500 पे हम जीएसटी ट्रांसफर कर रहे हैं जी, इसमें हम सेल का बिल बनाएंगे। सेल का नहीं, इसमें ट्रांसफर का बिल बनेगा। अभी एक पर्सन ने पूछा था कि ट्रांसफर का बनेगा या सेल का बनेगा, तो आपने बोला सेल का बनेगा, ना तो ट्रांसफर का बनेगा। सेल मीन्स हुआ है, सेल मीन्स आप कोई कार थोड़ा बेच रहे हैं इनको। अभी वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी भी जस्ट आपने बोला हुआ है थोड़ी देर पहले कि ट्रांसफर जो वो उन्होंने पूछा कि स्टॉक हमारा एज इट हैंड खड़ा रहेगा, तो आपने कहा कि सेल का बिल बनेगा ना कि ट्रांसफर का बिल बनेगा। तो जब सेल का बिल बनेगा तो हम जीएसटी को ट्रांसफर कर सकते हैं सर? सेल का बिल नहीं बनेगा, आपका जो भी स्टॉक है, ये 25,000 का जो स्टॉक है ना, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है, इनपुट की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। अगर आपने बैलेंस शीट पे अगर कभी चेक किया हो, स्टॉक अगर आपका 25,000 का है तो आपका इनपुट वहां पे 4,500 का अलग से दिखाई देता है। तो आपका स्टॉक जो है वो फर्म के अंदर ही रहेगा, आप सिर्फ इनपुट जो है उसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे, और वो भी जो इनवॉइस बनेगा वो इनवॉइस में रेगुलर इनवॉइस नहीं बनेगा, वो आपका जो बनेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा वो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप रेगुलर इनवॉइस बनाएंगे तो वो तो B2B इनवॉइसेस यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा ना आपको, तो उसको ट्रांसफर करने का फॉर्मेट कुछ अलग होता है। हाँ, उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसमें आप ये चीज मेंशन करेंगे कि हम जो है अपना इनपुट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी दूसरी फर्म में, तभी वो उसको यहाँ पे दिखाई देगा इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी के अंदर। उसका फॉर्मेट बताएंगे सर? हाँ, उसका फॉर्मेट मैं भी बता देता हूँ। आपने जो फाइलिंग करनी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो फाइलिंग होती है, वो फाइलिंग भी जो है वो रेगुलर फाइलिंग नहीं होती है। फिर जैसे कि हम यहाँ GSTR 1 भरते हैं तो वहां पे GSTR 6 भरी जाती है। ठीक है ना, तो आपको वो GSTR 6 भरनी पड़ेगी। जिस आईएसडी वाला अभी मेरे पास यहाँ पे फर्म कोई है नहीं है, पर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो वाला जो बिल का फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने कुछ नहीं करना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब जैसे GSTR 1 भरते हैं वो GSTR 6 भरेगा जब, तो उसमें जब आपकी फर्म का नाम डालेगा तो वहां पे सिर्फ आईएसडी उसने मेंशन कर देना है कि हाँ ये हम इनपुट सर्विस हम लोग जो है इनपुट हम लोग जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो जैसे ही उसके अंदर वो क्लिक करेगा उसके ऊपर, तो आपके पास रेगुलर वाले में वो आपको B2B के अंदर वो नहीं दिखाई देगा, वो आपको B2B जो यहाँ पे हमारे नॉर्मल इनवॉइसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी फॉर्म्स भी, उनके जो फॉर्म होते हैं वो भी अलग होते हैं। वो रेगुलर फॉर्म्स ऐसे नहीं होते जैसे कि हम लोग रेगुलर
GSTR 1 भर रहे हैं, GSTR 2 भी भर रहे हैं, वो ऐसे वाले फॉर्म्स नहीं होते हैं उनकी GSTR 6 भरी जाती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज जो है ना, ये ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है 80% केसेस में नहीं होता है। सिर्फ 20% केसेस जो है, जो लार्ज बिजनेस है जिन्होंने अलग अलग फॉर्म्स अपने शहरों में खोल रखी है, तो वो उन फॉर्म्स में जो होता है वही चीजें करते हैं तब इनपुट को सेव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम, इनवर्ट सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। देखिए ये रिवर्स चार्ज वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको पूरा एक बार जब समझाने वाला हूं तो एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए रिवर्स चार्ज होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए का किसी से सेल का सामान किसी से परचेज करी, आपने 1 लाख रुपए, ठीक है ना, आपने उसको 18,000 रुपए का टैक्स भी पे कर दिया। ठीक है, तो जब आपके पास ये सामान घर तक पहुंचेगा तब आप उस पार्टी को पेमेंट कर देंगे 1,18,000 रुपए का। ठीक है ना, तो आपका बिल जो है वो सेटल्ड हो गया, आपके पास माल आ गया, आप पार्टी को पेमेंट होगी तो आपका जो बिल है वो सेटल्ड हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो माल आपके पास पहुंचने वाला होता है तब आपको कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने अगर लोकल खरीदा है तो आप शायद चलो किसी भी लोकल जो चीजें हैं उससे आप मैनेज कर लेंगे, या फिर आपस में अपनी गाड़ी भेज दी, अपना ट्रक भेज दिया तो उससे मैनेज कर लेंगे। लेकिन कभी किसी बाहर की पार्टी से अगर माल आ रहा है, जैसे किसी और स्टेट से माल आ रहा है, तो वहां पे जो है हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम ट्रांसपोर्ट जो है वो हायर करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला जो होता है, ट्रांसपोर्ट वाले केसेस में क्या होता है कि जो भी वो खर्चा लेगा आपके माल को वहां से फर्स्ट स्पॉट से लेके सेकंड स्पॉट तक पहुंचाने का, तो वो खर्चे के पैसे आपको उसको देने पड़ेंगे। सपोज इसने अगर यहाँ पे लिया 100 रुपए, ठीक है ना, तो ये 100 रुपए जो है ये आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर ये 100 रुपए तेल वाला ही पे कर देता है अगर, फिर तो बेटर है, तब वो आपको यहाँ पे ऐड कर देगा वो बिल के अंदर। ठीक है ना, तब आप उसको 1,18,000 प्लस 5 रुपीज और दे दोगे। ठीक है, तब आप उसको 5 रुपीज और दे दोगे, तब आपका जो पेमेंट की अमाउंट होगी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल वाला जो भी होता है, जिसने सेल करी होती है, वो कहता है ये पैसे हम नहीं देंगे, ये पैसे आपने देने हैं। तो अगर आप उसको पे करने वाले हैं तब उस केस में क्या होगा, आपने पेमेंट तो करी है उसकी 100 रुपए की, आपने पेमेंट तो 100 रुपए ही कर दी है, लेकिन यहां पे यहां पे 100 रुपए आना था एक्चुअली, लेकिन यहां पे 100 रुपए के ऊपर आपने टैक्स भी जमा करवाना है। जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रांसपोर्ट वाले ने 100 रुपए जो है वो आपसे ले लिए, जो माल आपको वहां से एक स्पॉट से लेके दूसरे स्पॉट तक आपके पास डिलीवर हो गया, ट्रांसपोर्ट वाले को आपने 100 रुपए दे दिए, बिल्टी के अकॉर्डिंग जो उसने मांगे वो 100 रुपए आपने उसको दे दिए। लेकिन जीएसटी का जो रूल है, जीएसटी का रूल ये कहता है कि आपने ये जो भी ट्रांसपोर्ट के खर्चे दिए हैं उसके ऊपर टैक्स जमा करवाना है। तो अगर आप टैक्स जमा करवाएंगे तो इट मीन 100 रुपए के ऊपर अगर आप 18% जमा करवाएंगे तो 18 रुपए ज्यादा हो गया। अगर फ्रेट के अकॉर्डिंग चले तो 5% लगता है, वो फ्रेट जो होता है ज्यादातर 5% वाले केसेस में आ जाता है, 18 वाले में नहीं आता है। तो यानी कि 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे फिर सरकार को। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वाला जो है, ट्रांसपोर्ट वाला तो आपको बिल नहीं देगा जीएसटी वाला, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो 5% जो है वो तो आपके ज्यादा लग गए ना, उसमें 5 रुपए जो है तो आपके ज्यादा लग गए ना इसके अंदर। तो इस केस में सरकार ये कहती है कि आपने जो जीएसटी जमा करवाना है वो रिवर्स चार्ज में जमा करवाना है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जो भी खर्चा आपका रिवर्स चार्ज से रिलेटेड वाला है उस खर्चे के ऊपर आप एक बारी अपनी लायबिलिटी दिखाएंगे। यानी कि जैसे कि हम सेल की लायबिलिटी दिखाते हैं, सेल में हम लोग जैसे B2B की अगर हमने इनवॉइसेस बना के तो लायबिलिटी दिखा देते हैं, तो वहां पे आप एक लायबिलिटी दिखा देंगे, यहाँ 5 रुपए का जो है लायबिलिटी हमारी बनती है। और सेम परचेज के जब हम इनपुट लेते हैं तो परचेज के इनपुट में जो भी इनपुट आ रहा था हमारा B2B या B2C के अकॉर्डिंग, जो भी इनपुट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आ रहा होता है, तो यहाँ पे सेम आप रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग आप वो 5 रुपए का इनपुट भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा कोई नहीं लगा, यहाँ पे आपका पैसा कोई नहीं लगा। आपने एक बारी सेल दिखाई, यहाँ पे एक बारी परचेज दिखाई, यहाँ पे पैसा कोई नहीं लगा आपका, यहाँ पे जीरो लगा। जितने का आपने इनपुट, जितने की आपने लायबिलिटी दिखाई उतने का आपको इनपुट भी मिल गया, तो आपका जो भी है इनपुट के अंदर वो 5 रुपए आ गए। लेकिन इसमें
आपका जो भी नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि आपने अपने बैंक अकाउंट का जो पैसा है उसको इनपुट में कन्वर्ट करा है। ठीक है, सपोज अगर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे 100 रुपए पड़े हुए थे, तो आपने क्या करा, रिवर्स चार्ज में जब उसको जमा करवाया तो ये 100 रुपए बैंक अकाउंट से तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनपुट में 100 रुपए वो आ जाएंगे वो। ठीक है, तो ये मैं फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ, ये जो केसेस है ट्रांसपोर्ट वाले, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मिनिमम भी। कुछ है सर, हाँ जी, इसमें मिनिमम कुछ क्राइटेरिया है सर, 100 रुपीज या इसमें 5000? नहीं, इसमें पहले मिनिमम क्राइटेरिया था कि हाँ चलो 750 रुपए से नीचे वाले जो है उनके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अब सबके ऊपर लगता है। जितना भी टोटल फ्रेट का अमाउंट आपने दिया है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अमाउंट दिया है, लोडिंग चार्जेस दिए हैं या फिर कोई वकील के बिल अगर आपके पास आए हैं, तो इन सब के Yes, बिलों के ऊपर अगर वो टैक्स नहीं लगा के नहीं दे रहे हैं, calculate करता तब है। आपको उसके ऊपर टैक्स जो है अपने पास से जमा करवाना है। जितना भी आप टैक्स जमा करवाओगे उतने का ही आप इनपुट भी ले लोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर सब हम 5000 मिनिमम क्राइटेरिया रखा है हमने, 5000 से नीचे को हम कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 5000 से नीचे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो इसमें ये है कि रिवर्स चार्ज में आपका नुकसान तो कोई नहीं है, बस आपको इनपुट मिलना है उसका। लेकिन आपकी लायबिलिटी वाली सेक्शन में अगर वो इनपुट रिवर्स चार्ज के अंदर दिखाई दे रहा है, तब आपको वो पे करना जरूरी है। ये मैं यहां दिखा देता हूं फिर से, देखिए ये है इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जब वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसको वो वहां पे नॉर्मली B2B के इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग नहीं फाइल करते हैं, वो B2B इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग वहां पे सप्लाई अट्रैक्ट फॉर रिवर्स चार्ज पे भी क्लिक कर देते हैं। तो सप्लाई अट्रैक्ट फॉर रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि वो टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन ये टैक्स वो पार्टी नहीं जमा करवाएगी, वो पार्टी नहीं जमा करवाएगी, वो आपको जमा करवाना होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने किसी से सामान मंगवाया परचेज का, तो यहाँ पे TCI फ्रेट एक पार्टी है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, जिसके पास GST नंबर भी है। ठीक है, उसने आपको एक इनवॉइस बना के दे दिया। ठीक है, 1000 रुपए का आपको उसने इनवॉइस बना के दे दिया। 1000 रुपए के ऊपर उसने दिखा दिया 5% के अकॉर्डिंग 25-25 रुपए का जो टैक्स है वो बनता है आपको। सॉरी, आपको जब भी वो इनवॉइस देगा उसमें 1000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू जो है वही आपको टोटल वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन जब ये फाइलिंग करेगा, ये फाइलिंग जब करेगा तो फाइलिंग में क्या होगा कि ये 25-25 रुपए की लायबिलिटी जो है वो आपके नाम पे ओपन कर देगा कि ये रिवर्स चार्ज के अंदर आपके पास खर्चा गया है, तो ये आपका पार्ट है कि ये 25-25 रुपए जो है ये आप जमा करवाओ। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, नॉर्मली B2B ये पार्टी भी तभी दिखा पाएगी जब उसके पास GST नंबर होगा। हाँ, ये पार्टी तभी दिखा पाएगी। जो आप लॉयर बोल रहे हो, लॉयर के पास तो मेनली रहते नहीं है GST नंबर। हाँ, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, एक मिनट आप ये पहले ये समझ लीजिए ना। अभी सिर्फ रजिस्टर्ड की बात हो रही है। जिनको ये लग रहा है कि रिवर्स चार्ज नहीं जमा करवाना है, तो उनकी 2B के अंदर रिपोर्ट में रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में आपको ये अमाउंट्स दिखाई देंगी। तो इट मींस ये नहीं है कि आप इसका इनपुट ले लें। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इनपुट ले लें। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम जब इनपुट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले टैक्सेबल अमाउंट जो है वो पे करते हैं, प्लस उसके बाद जितना टैक्स उसने लगाया होता है वो पे करते हैं। तो यानी कि 25 और 25 यानी कि 50 रुपीज। तो हमारे पास टोटल इनवॉइस जब आता है वो आता है 1050 का। तो जब वो इनवॉइस आता है तो हम क्या करते हैं, 25-25 रुपए का इनपुट ले लेते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज में अगर आप चेक करेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो भी यही रहती है और टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो भी यही रहती है। लेकिन ये पार्टी जो है TCI वाले, इनके पास GST नंबर है, तो ये कहते हैं ये टैक्स हम नहीं भरेंगे, ये टैक्स वो पार्टी भरेगी जिसको हमने सर्विस दी है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ये कहती है कि ये टैक्स हम नहीं भरेंगे, ये वो पार्टी भरेगी जिसको हमने सर्विस दी है। इसीलिए जो है ये रिवर्स चार्ज के अंदर दिखाई देता है, इसीलिए जो है ये रिवर्स चार्ज कॉलम के अंदर दिखाई देता है, ये B2B के अंदर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आप B2B का कोई भी इनवॉइस देखें, अगर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो अगर आप चेक करेंगे टैक्सेबल वैल्यू 12,000 है, GST और FGST ये है 1,000 रुपए, तो ये दोनों को प्लस करके इनवॉइस की वैल्यू आती है यहाँ पे।
तो इट मीन्स क्या है कि ये पार्टी ने इतना टैक्स तो भरा ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज में अगर आप आएंगे तो रिवर्स चार्ज में यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू सेम नजर आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसने इनपुट दिखा रखा है, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको अगर ये रिवर्स चार्ज के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप इसका इनपुट तभी ले सकते हैं जब आप इसकी लायबिलिटी भी दिखाएंगे। आपको एक तरफ इसको पे करना है और दूसरी तरफ आपको इनपुट दे देना है। सर हाँ जी, आपने यहाँ पे ये चीज बैक करी स्क्रीन। हाँ बस, ये टोटल टैक्स बन रहा है 62,309.70 रुपए। 25 रुपए ऐड हो जाएगा इसमें, हाँ तो ये टैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे हमारी जो अदर आईटीसी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही, केवल आईजीएसटी है 232 रुपए। हम्म। हम यहाँ पे इसकी इनपुट तो ले नहीं पाएंगे, और अगर हम जब टैक्स बनाएंगे तो हमने जो R1 फाइल किया है ये उसमें 232 रुपए नहीं है, ये कॉलम ही अलग है सर, अच्छा ये क्रेडिट कॉलम ही अलग है, अच्छा कॉलम माइनस ही अलग है। ठीक है। हाँ ये भी आगे आएगा। हाँ 37,107 से आपके 232 माइनस हो गया। सर ये कॉलम अभी आगे आएगा, ये मैंने नहीं बताया है। सर अभी मैं अगर RCM आपको क्वेश्चन आउटपुट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि आप ओके। कह रहे हैं कि आपने RCM को एज अ सेल पे आपने दिखा दिया, आईटीसी आपको उसकी नहीं लेनी है, या आपने ओके। ITC लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं उसका इनपुट नहीं ले रहा हूँ, केवल आउटपुट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लायबिलिटी बढ़ानी है RCM में, क्योंकि मेरा बिल आया हुआ है, अच्छा उस कंडीशन में हमने अपनी इनपुट नहीं बढ़ाई है और आउटपुट हमारा टैक्स बन गया है, तो हमने गवर्नमेंट को जो हमारा आरसीएम का था, हमने गवर्नमेंट को एज अ कैश लेजर से या फिर चेक से हमने पेमेंट किया हुआ है। ओके। उस कंडीशन पे क्या हमको अपना इनपुट पे ये बिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तो हमने आउटपुट को दिखा दिया। आपको इनपुट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं सर। हमारी ये लायबिलिटी इनपुट बड़ी हुई ये है तो ये लायबिलिटी आपकी नहीं बढ़ी हुई है। आपकी जो लायबिलिटी है जो सेल्स में आ रही है वही है। इनपुट रिवर्स चार्ज की जो ये अमाउंट होती है ये लायबिलिटी नहीं है, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। ये इनपुट है आपका, ठीक है ना। अगर आपको ये इनपुट क्लेम करना है तब आप क्या करेंगे, तब आप जैसे कि हम लोग इनपुट बढ़ाते हैं नॉर्मली, हम लोग अगर हमने इनपुट ऐड करना है अपने बैंक के अंदर या अपने पोर्टल के ऊपर इनपुट ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, बैंक से एक पेमेंट कर देते हैं 1,000 रुपए की या 15 रुपए की, जो भी पेमेंट है वो हम कर देंगे। आपके इनपुट के जो आईजीएसटी का जो इनपुट का लेजर है वहां पे 15 रुपए आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वो इनपुट मगर जब वो ऐड होता है, वो इनपुट जो है वो आपका कैश लेजर में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन असली में यहाँ पे जब आप रिवर्स चार्ज में जब वो इनपुट लेते हैं तो कैश लेजर में ऐड नहीं होता है, वो क्रेडिट लेजर में ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको ये इनपुट लेना है तो आप अपने इनपुट्स के अंदर इसको ले लीजिए, लेकिन जब आप सेल की लायबिलिटी जो भी आपकी बनी हुई है उस सेल की लायबिलिटी में भी आप उसको ऐड कर दीजिए, फिर तभी आपका जो है वो इनपुट वैलिड होगा। अदरवाइज सारी एंट्रीज जो है वो आपकी रिवर्स चार्ज वाली है वो गलत हो जाएंगी। और अगर हमारे पोर्टल पे ये चीज टैक्स पे के कॉलम में आ रहा है और हमने इसको टैक्स पे हमारा पोर्टल पे दिख रहा है कि हमारी लायबिलिटी थी, हमने इसको कैश लेजर से उसको पे भी कर दिया, हमारा बैलेंस भी डिडक्ट हो गया, जी हमने केवल अपना आउटपुट बढ़ा दिया था, वो हमारी लायबिलिटी हो गई और हमने पे कर दिया। हाँ, आपने इनपुट नहीं लिया, आप ये हाँ। कहना चाह रहे हैं ना, तो आप अगली बार ही ले लीजिए उसका इनपुट, अब अगली बार ले लीजिए उसका इनपुट। और अगर आपसे मिस हो गया तो आप अगली बार ले लीजिए उसका इनपुट। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर ही क्लोज हो गया हो तब आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, तब अब तो आपका वो खर्चा ही हो जाएगा। तो बुक्स में हम उसको एज अ लायबिलिटी ही दिखाएंगे ना, लायबिलिटी नहीं, खर्चा, एक्सपेंसेस। मैं इसमें आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ रिवर्स चार्ज में कि अगर आप 100 रुपए का रिवर्स चार्ज का इनपुट लेना चाहते हैं अगर, तो आप डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकते हैं। आपको पहले बैंक से 100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जब आप 3B भर रहे होंगे, जिससे 3B हम लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हम लोग अगर नॉर्मली B2B वाला जो हमारा टैक्स होता है वो अगर मान के चलिए 18,000 रुपए है अगर आपका,
और यहाँ पे आपका इनपुट मिला हुआ है 9,000 रुपए का B2B के अकॉर्डिंग, तब आप यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी बनती है वो 9,000 रुपए की बनती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने रिवर्स चार्ज वाला इनपुट लेना है 100 रुपए का यहाँ पे, ठीक है ना, तब वो इनपुट आपको 100 रुपए का तभी मिलेगा वो जब आप लाइबिलिटी में भी 100 रुपए का इनपुट दिखाएंगे, 100 रुपए की लाइबिलिटी दिखाएंगे। आपको 100 रुपए का रिवर्स चार्ज का इनपुट तभी मिलेगा वो जब आप इनपुट में तो अपने 100 रुपए दिखा दिए, लेकिन जहां पे 18,000 रुपए दिख रहे थे पे करने वाले, वहां पे भी आप 100 रुपए दिखाएंगे और ये 100 रुपए ऑटोमेटिकली आपको दिख जाते हैं रिवर्स चार्ज वाले में। जब सेक्शन में ये अमाउंट्स आती हैं, तब अगर आप कभी भी 3B अगर आप भर रहे होंगे या फिर जो 3B हमारी जो होती है सेटलमेंट वाली जो वो फॉर्म होता है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ओके हमने तो सेल 18,000 रुपए की टैक्स की कोडिंग करी थी, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप इनपुट में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा अच्छा 9,000 का इनपुट बनता तो ये 100 रुपए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। वो कंडीशन वही है, वो 100 रुपए इधर तो ऐड हो ही जाएंगे और वो 100 रुपए इधर भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है, इसका इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है। आपका 100 रुपए का जो आपने पे करा है वो आपका 100 रुपए में इनपुट मिल जाता है आपको, तो आपका एक तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा कि 100 रुपए आपके बैंक से कम हो जाएंगे, यहाँ पे 100 रुपए आपके बैंक से कम हो जाएंगे और इनपुट के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, वो आपके इनपुट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रिवर्स चार्ज का जो इनपुट है वो भी आपको मिल गया और रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो है वो आपकी जो पोर्टल पे दिखाई दे रही थी वो भी क्लियर होगी। अदरवाइज आपको रिवर्स चार्ज अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको एट द एंड उस रिवर्स चार्ज के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मे बी शायद पेनल्टी भी देनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रिवर्स चार्ज वाला टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जिनको ऐसा लगता है कि रिवर्स चार्ज नहीं लेना है तो वो छोड़ सकते हैं, एट द एंड के साल के एंड में जाके एक ही बारी में जमा करवा दें, ठीक है ना। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि रिवर्स चार्ज लेना है, हमने रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को सेटल ऑफ करनी है, तब आपको सेल वाले में भी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और इनपुट वाले में भी आपको इनपुट बढ़ाना पड़ेगा 100 रुपए, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं। देखिए, आपको रिवर्स चार्ज जो है वो नॉर्मली यहाँ पे B2B में जो दिखाई दे रहा है वो आपको रजिस्टर्ड पार्टीज का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने आपको सर्विस दी है, ट्रांसपोर्ट की या फिर कोई लोडिंग की है, कोई भी है, उन्होंने फाइलिंग जब करी है तो उन्होंने ये बात मेंशन कर दी है कि हाँ हमने इनको फाइलिंग, इनसे हमने खर्चा लिया है, इनसे हमने वो इनकम कमाई है जो भी है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, वो अनरजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि आप उस पर रिवर्स चार्ज नहीं भरेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट केस आ जाते हैं। देखिए, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, ये तो आपको पोर्टल पे दिख जाएगा कि आपने कितना रिवर्स चार्ज जमा करवाना है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे अगर 100 रुपए का रिवर्स चार्ज जमा करवाना है तो पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पार्टी होती है, जब वो आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती है तो उनके पास जीएसटी तो है ही नहीं, तो वो पोर्टल पे फाइलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, वो पोर्टल पे फाइलिंग तो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी खर्चा आपने अनरजिस्टर्ड पार्टीज का फ्रेट में डाला हुआ है उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं भरेंगे। अगर यहाँ पे 500 रुपए का खर्चा आपने, जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उनसे आपने फ्रेट का सर्विस ली है, तो इट मींस ये नहीं है कि आप उसका जो है रिवर्स चार्ज नहीं भरेंगे। आपको रिवर्स चार्ज इसका भी भरना है, आपको रिवर्स चार्ज इसका भी भरना है। तो आपकी जब भी रिवर्स चार्ज आप जब भरोगे तो वो रिवर्स चार्ज की अमाउंट में डिफरेंस आएगा। जो आपको पोर्टल पे दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पोर्टल जितना ही भरना है, लेकिन अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रखा है तो आपके जो है फ्रेट का खर्चा जो है वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो आपने उसको प्लस करके यानी कि 600 रुपए के ऊपर आपने टैक्स भरना है। अगर 5% टैक्स है तो 600 रुपए के अकॉर्डिंग आपने 5% का टैक्स जो है वो भरना है। देखिए, ये डिटेल आपको बनानी पड़ेगी जब भी आप अपनी बुक्स को फाइनल करते हैं, जब भी आप अपनी मंथ क्लोज करते हैं। जैसे तो मंथ क्लोज में क्या होता है, देखिए सेल्स की बिल आपने सारे डाल दिए, परचेज की बिल्स आपने सारे एंटर कर दिए, खर्चे जो होते हैं आपके वो भी सारे एंटर कर दिए आपने। खर्चों में आपने जब देखा फ्रेट का लेजर, तो फ्रेट के लेजर में रजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट 100 रुपए आ रहा है
और अनरजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट 500 रुपए आ रहा है। या फिर मोटा मोटा अगर आपने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि रजिस्टर्ड कौन सी है अनरजिस्टर्ड कौन सी है, आपने देखा कि टोटल खर्चा हमारा जो है 600 रुपए आ रहा है, लेकिन पोर्टल पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो 100 रुपए दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपने सिर्फ 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही भरवाना है, आपने 600 रुपए के अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, देखिए जब भी जिससे ऑडिट होगा या जिसके पोर्टल वाले जब भी आते हैं, वो ये चीज नहीं देखेंगे कि पोर्टल पे कितना आ रहा है। पोर्टल पे जितना आ रहा है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपके पास बुक्स में जो मेंशन किया हुआ है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट्स में, जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स होती है या जो भी एट द एंड जो प्रिपेयर हो जाती है, उसमें अगर आपने पेड का खर्चा ज्यादा दिखा रखा है तो उसके ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स जो था वो जमा करवाना था और आपको इनपुट लेना था। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और मे भी शायद इंटरेस्ट भी देना पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर अनरजिस्टर्ड के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? कुछ ऐसी फ्रेट जिनके पास रजिस्टर्ड जो है मतलब जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। कुछ वकील के बिल हो गए, जैसे सपोज कोई भी अगर लॉयर हो गया, ठीक है, लॉयर ने आपको कोई बिल दिया तो वो उसने रजिस्ट्री नंबर नहीं ले रखा है, तो अगर उसकी कोई सर्विस आपने ली है तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। वो पोर्टल पे नहीं नजर आएगा। कुछ लॉयर जो होते हैं वो दिखा देते हैं, कुछ लॉयर जो है वो जीएसटी का जो है वो एड ऑन कर देते हैं पहले ही अपने बिल के अंदर, तो वो तो नॉर्मली आपको B2B के अंदर दिखाई दे देगा। लेकिन अगर कुछ लॉयर जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होने के बाद भी रिवर्स चार्ज के अंदर वो फाइलिंग करते हैं, तब आपको वो पोर्टल पे नजर आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं लॉयर्स वगैरह, या डॉक्टर्स हो गए, जैसे डॉक्टर्स जो है अगर आपको उनका बिल आया है तो उनके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं लगा होगा, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि उस खर्चे के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। ये खर्चा जो है बेसिकली रिवर्स चार्ज जो खर्चा है, उसका मतलब ये है कि आप उनकी सर्विस को वेरीफाई करवा रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमारे से इतनी इनकम ली। वरना अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, सपोज मान के चलिए, अगर हम B2B के इनवॉइसेस ना बनाए, अगर हम ये ना भरें अगर अपनी रिटर्न, तो क्या कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी को ऑडिट कर सकता है? उसको ये बात पता ही नहीं लगेगी कि हाँ हमने किस किस को सर्विस दी है। वो तो कोई भी फेक बिल बना सकता है ना, फिर कोई भी डुप्लीकेट बिल बना सकता है, कोई भी डबल बिल बना सकता है वो। तो जीएसटी पोर्टल में रिवर्स चार्ज का मतलब यही है कि जब हम रिवर्स चार्ज जमा करवाते हैं तो टीसीआई फ्रेट वालों की इनकम जो उन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे, वो वेरीफाई हो जाती है कि हाँ ये सही कह रहा है, ये ही इनकम थी इसकी पूरे महीने की, या यही बिल था इस पार्टी के अगेंस्ट पूरे महीने का। ठीक है, ये था रिवर्स चार्ज बेसिकली। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज में तो पूछ सकता है। मैं मानता हूँ देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक ये, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर हाँ जी, सपोज करते हैं कि हमारा आउटपुट जो था वो 12,000 रुपए था, बैंक के नोट ओके, 12,000 रुपए का टैक्स हो गया आपका, और इनपुट भी हमारा 12,000 रुपए है। ओके, हमने जो सेल किया, जो परचेज किया सेल ही कर दिया। अब इसमें ठीक है। आरसीएम का जो है वो 100 रुपए वैल्यू हमारा आरसीएम का बढ़ रहा है, जो ठीक है। टैक्स हमारा बढ़ जाएगा तो आउटपुट पे ऐड हो गया। तो अब ठीक हमारा है। जो आउटपुट हो गया वो हो गया 12,100 रुपए। ठीक है, अब इस पे जो 100 रुपए है वो हमने इनपुट पे तो कहीं लिया नहीं है, और वो हमारा टैक्स आएगा तो वो हम पे करेंगे ठीक है, 100 रुपए। ठीक है। हाँ हाँ, वो तो आपको पे करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, तो इस चीज को हमने पोर्टल पे तो हमारा टैक्स बन गया और हमने पे कर दिया है। ठीक है, उसका इनपुट में हम कहीं उसको दिखा सकते हैं क्या? इनपुट में आप नेक्स्ट मंथ जो है फिर आपको दिखाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट मंथ हम उसको ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट मंथ आपको उसको दिखाना पड़ेगा। देखिए जब भी आप पोर्टल पे कोई फिगर्स भरते हैं तो उनमें कहीं कॉलम्स आपको अलग अलग नजर आएंगे। सपोज आपने 12,000 रुपए का टैक्स भरना था यहाँ पे, ठीक है ना, तो 12,000 का टैक्स जो है वो B2B करके कॉलम होगा, वो आपको वहां पे दिखाई देगा वो। लेकिन जो रिवर्स चार्ज वाला जो टैक्स होता है वो आपको रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में दिखाई देगा कि रिवर्स चार्ज में भी 100 रुपए आपने भरने हैं, तो इट मीन्स 12,100 रुपए जो है वो आपको ऐसे भरने हैं। तो सेम इनपुट में भी आ जाता है। इनपुट में जब आप इनपुट लेंगे तो 12,000 का आपको जो इनपुट मिल रहा है तो वो आपको नॉर्मली ऑल अदर आईटीसी के अंदर दिखाई देगा, लेकिन वहां पे भी सेम एक रिवर्स चार्ज का कॉलम है, तो वो इनपुट आप इसमें नहीं ऐड कर सकते। देखिए वो इनपुट आप इसमें नहीं ऐड कर सकते, वो इनपुट जो है वो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के अंदर, कि हाँ ये वाला जो इनपुट मिल रहा है हमें वो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग मिल रहा है।
ठीक है ना, तो इसलिए ये 12,100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनपुट नहीं दिखाते हैं, अगर आप भूल गए, तो आप उस अगली बार उसको इनपुट को क्लेम कर लीजिए, और रिवर्स अगर हम चार्ज कॉलम में ही, रिवर्स चार्ज कॉलम में ही। ईयर एंड में हमने इनपुट नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारे पोर्टल पे वो 100 रुपए एज अ पेमेंट के कॉलम पे हमारा दिख रहा है, हम्म। उस कंडीशन पे बुक्स पे हम क्या करेंगे? तो उसमें देखिए, आपको एट द एंड जो है आपको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा ना, अपनी बुक्स को हाँ, मैच क्योंकि तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको टैक्स की ऑडिट तब करनी पड़ेगी हाँ, तब और आपको उस डीआरसी के डीआरसी पे। हाँ, तब आप डीआरसी करके जो चालान होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट करेंगे, वो भी आगे आएगा। जो भी एरियर्स वाले चालान होते हैं वो उसका कॉलम जो है वो भी आगे आएगा टॉपिक, तो वो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी एरियर्स अगर आपका रह जाता है वो आपने कैसे पे करना है। अच्छा, ठीक है, और किसी क्वेश्चन रिवर्स चार्ज में? सर आपने जो बोला था रिवर्स चार्ज में, जो आपका इधर 15 रुपए दिख रहा है, हेलो, जी जी, हाँ जी बोलिए। आपका जो आईजीएसटी में 15 रुपए दिख रहा है, वो आपको किधर ऐड करना है? वो आपको जब आप सेल की लायबिलिटी दिखाओगे ना, जो 3B का फॉर्म होता है बेसिकली, तो ओके, बेसिकली 3B मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो इसलिए समझ नहीं आएगा। वो 3B का फॉर्म होता है एक्चुअली, वो 3B के फॉर्म में आपको वो दिखाई देगा। 3B के फॉर्म में जो लायबिलिटी होती है जब आपको दिखती है वहां पे, तो वो लायबिलिटी आपको अलग से दिखाई देगी, और जो आपके इनपुट होता है वो अलग से दिखाई देगा। तो उसमें कैटेगरीज आ जाती है, ये लायबिलिटी जो है वो B2B की है, ये लायबिलिटी जो है वो एक्सपोर्ट की है, ये लायबिलिटी जो है वो नील रेटेड की है, तो ये लायबिलिटी रिवर्स चार्ज की, तो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेंशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सर आरसीएम का जो टॉपिक आप बता रहे हैं, तो आउटपुट और इनपुट और आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है कि एडजस्टमेंट का, कि हम आउटपुट पे लेंगे और इनपुट में भी लेंगे उसको हाँ, एक्सेल फॉर्मेट में या थोड़ा सा फाइलिंग के, क्या आप बता सकते हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता रहा था, मैं उसमें आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, सुनो। क्योंकि मैं ज्यादा अभी नहीं समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे जब जैसे जैसे आगे चीजें चलती रहेंगी वो आपको दिखती रहेंगी उसके अंदर। ठीक है, आरसीएम एक्सपेंस कौन कौन से हैं सर? आरसीएम एक्सपेंसेस जो हो गए आपके लॉयर के हो गए, डॉक्टर्स के हो गए, ट्रांसपोर्ट्स वाले हो गए, जो वो आपके आरसीएम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए गेंद अब वाला। यहाँ, ठीक है सर। हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट हमारा जो है वो अगस्त के महीने का है। ठीक है, अगस्त के महीने में ये B2B का इनपुट आ रहा है आपका। ठीक है, आईएसडी में कोई इनपुट नहीं है, रिवर्स चार्ज में यहाँ पे इनपुट आ रहा है हमारा। ठीक है, और ये हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आ गया। ठीक है, ये रिवर्स चार्ज का जो इनपुट आ रहा है, ये आपको रिवर्स चार्ज का इनपुट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने 3B स्टार्ट नहीं करी है, पर थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ मैं हल्का सा, जिनको अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो। जब आप 3B भरते हैं, वहां पे 3B में दो कॉलम्स आते हैं, कि जहां पे आपको लायबिलिटी दिखानी है और जहां पे आपको इनपुट दिखाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3B भर रहे हैं, तो 3B में अगर आप चेक करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम होता है, फोर्थ वाला, टेक्स्ट ऑन आउटवर्ड और रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये जो है नॉर्मली जो आप सेल्स के बिल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स भरना है। ठीक है ना, और ये जो है आपने जो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी बनी है वो यहाँ पे दिखानी है, वो कॉलम ये वाला है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कॉलम्स है, आपने मिक्स नहीं कर देना है इसको। इसी तरह जब आप इनपुट लेते हैं तो ये फोर्थ कॉलम होता है एलिजिबल आईटीसी वाला, इसके अंदर भी सेम ही है कि जो नॉर्मल आईटीसी आपको मिलते हैं B2B के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग आपको इनपुट मिला है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, वो आपने अलग से मेंशन करना है उसको। ये चीज तो हमने की है इनपुट पे, बस आउटपुट पे जो हमने रिवर्स चार्ज पर डालते हैं वो नहीं डाला है, तो वो हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई थी, और वो हमारा एज अ कैश लेजर से हमारा पेमेंट भी हो गया है। ओके, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो आप उसको ले सकते हैं फिर। नहीं, वो हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, और मुझे लगभग 2 या 3 दिन में सीए को डाटा भी देना है। तो सीए जो है वो आपको टैक्स जो है वो तो आपका जमा करवाएगा ही करवाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सीए जमा नहीं करवाएगा। जीएसटी पोर्टल पे तो ऑलरेडी पे हो चुका सर, कैश लेजर से, फिर भी होगा। हाँ, वो आपको उसमें जो है वो लायबिलिटीज के अगर इंटरेस्ट निकल रहा है, कुछ पे निकल रहा है, तो वो आपको पे जरूर करवाएगा वो। नहीं सर, इन्होंने बोल रहा है उन्होंने पे किया है, बट आपका इनपुट नहीं लिया, हाँ तो लाइबिलिटी इनपुट भी पे तो, कर दिया। हाँ तो फिर वो या तो खर्चा दिखाएंगे या प्रोविजन लेंगे, कुछ भी लेंगे ना ऐसा, वैसी कोई चीज दे देंगे उसके अंदर।
ठीक है, ये रिवर्स चार्ज अब क्लियर हो गया सबको। रिवर्स चार्ज का मतलब है कि एक तरफ जहां लायबिलिटी बढ़ाते हैं उसी तरफ दूसरी तरफ जो है आप अपना इनपुट भी बढ़ा लेते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान बाहर ले कंट्री से खरीदते हैं तो वो कंट्री से जब भी वो सामान आता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर जीएसटी का बिल बन के आएगा आपके पास या फिर जीएसटी लग के आएगा उसके पास। बाहरली कंट्री से कोई भी बिल हम चाहे सेल करें चाहे हम परचेज करें वहां से कोई भी जीएसटी का बिल हमें बन के नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज का मतलब ये है कि जब भी वो सामान आपके पास पहुंचता है तो जो भी आपकी डॉकिंग सर्विसेज हैं वहां पे जो मेंशन हो रखी हैं या जो भी आपकी इंपोर्ट सर्विसेज हैं या फिर आपका जो भी कस्टम ड्यूटीज वहां पे लगती है जैसे, तो वो आपको उस जो भी माल है वो रखी है या जो भी आपकी इंपोर्ट सर्विसेज हैं या फिर आपका जो भी कस्टम ड्यूटीज वहां पे लगती है जैसे, तो वो आपको उस जो भी माल है तो परचेज का माल जो है उसको वेरीफाई करती है। वो वेरीफाई करने के बाद उसको क्लियर करती है वो उस माल को कि ताकि हाँ ये गुड्स जो है बाहर से जो आ रहे हैं ये सेफ हैं, ये कोई ऐसे इलीगल प्रोडक्ट्स नहीं है जिससे हमारी कंट्री को किसी तरह की हानिकारक हो सके या कोई भी जैसे वायलेशन हो सके, कुछ भी मतलब ड्रग्स वगैरह ऐसे हो गए, अल्कोहल या फिर गन्स वगैरह हो गए, ये चीजें नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है वो डॉक वाले जब करते हैं तब आपको वो एक इंपोर्ट के अगेंस्ट जो है आपको इनवॉइस रेज करते हैं। ये इंपोर्ट के रेज जो इनवॉइस होता है ये आपको नॉर्मली B2B में नहीं दिखाई देगा। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये आपको हमेशा इंपोर्ट में ही दिखाई देगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे सपोज एक क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्ट कोड है, जैसे कि मैंने एक्सपोर्ट का बताया था आपको, ये पोर्ट कोड का मतलब ही यही है कि ये पोर्ट कोड का मतलब ये है कि जो ये पोर्ट पे जब ये माल पोर्ट पे आया था तो पोर्ट पे जो भी डॉकिंग सर्विसेज वहां पे एप्लीकेबल थी या जो भी इंटरनेशनल सर्विसेज देती है किसी कंट्री टू कंट्री या फिर जो भी चीजें उसके अंदर एड ऑन हो रही हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो एक इनवॉइस रेज कर देंगे। वो आपको एक बिल ऑफ एंट्री देते हैं, बिल ऑफ एंट्री देंगे, आपको कस्टम रिपोर्ट देंगे, आपके डॉक चार्जेस जो होंगे वो देंगे, आपके जो माल है वो सारा वेरीफाई हो जाएगा और उसके अगेंस्ट आपको कोई भी एक बिल इश्यू कर देंगे कि हाँ आपका माल सेफ है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी आपका इनपुट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये भी आपने जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर लेने, आपने नॉर्मली B2B ISD या रिवर्स चार्ज में नहीं लेने। देखिए जब भी आप 3B बनने लगेंगे, जब भी आप पोर्टल पे 3B जो फाइलिंग वाली जो होती है कॉलम, उसके अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाती है। लेकिन आपको वेरीफाई जरूर करना है कि क्या ये बिल जो है आपके पास आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप उसको होल्ड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आ गया है तब आप उसको क्रेडिट को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, अमेंडमेंट हो गया और फिर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEG। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है अगर, तो वो SEG वाला जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये था इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए का मतलब है कि ये सारा इनपुट जो है आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, फिर जैसे की कंडीशन है वो अपने उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में जो है वो बेसिकली होते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपके परचेज का बिल आया, मान सपोज 1 लाख का बिल आया परचेज का, लेकिन गलती से 1 लाख का बिल आ गया, आपका वो जो बिल था वो एक्चुअली 75,000 का बनना था, तो आपको इनपुट भी तो फिर 75,000 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा ना। तो जो भी आज से बिल जिनके अगेंस्ट क्रेडिट नोट्स भी आपके पास आ जाते हैं परचेज के बिल के साथ, तब उस केस में वो क्रेडिट नोट्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्रेडिट नोट जब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे तो उस केस में आप उतना इनपुट जो है अपना रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तब आप अपना इनपुट जो है उतना रिवर्स कर देंगे। सपोज यहाँ पे अगर 721 रुपए आ रहा है इनपुट आपका और अगर क्रेडिट नोट में यहाँ पे 100 रुपए आ जाता है, तब आप जो इनपुट लेंगे वो 721 रुपए नहीं लेंगे, तब आप जो इनपुट लेंगे वो लेंगे 621 रुपए। अगर क्रेडिट नोट आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है तो आप पार्टी से मंगवा सकते हैं
या फिर पार्टी से बात कर सकते हैं कि क्रेडिट नोट कब दिया था आपने, या क्यों दिया था, या फिर आपने भूल गए, या फिर आपके पास से मिसप्लेस हो गया, या आपने गलत एंट्री कर दी, तो वो आपने जरूर चेक कर लेना है अपने रिकॉर्ड को, परचेज वाले को, कि जो भी आपका इनपुट बन रहा है वो सही भी है या नहीं है। अगर आपका 721 रुपए यहाँ आ रहा है तो आप 721 ले लीजिए, लेकिन अगर 100 रुपए यहाँ पे है क्रेडिट नोट में, तब आप 721 नहीं लेंगे, तब आप 621 लेंगे। वो जो क्रेडिट नोट्स का जितना भी डाटा होता है, वो जितनी वैल्यूज होती है, टैक्स होता है, वो आपका इसमें से लेस हो जाएगा इनपुट में। क्रेडिट नोट में भी 3 चीजें आ जाती है, क्रेडिट नोट्स आ गए, क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट आ गए, किसी ने क्रेडिट नोट आपको पहले दिया हो, फिर उसने अमेंड कर दिया उसको, तो उस अमेंडमेंट में क्या होगा कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं फिर कि हाँ ओके इसने फिर से ज्यादा लेस कर दी है वैल्यू। फिर क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज का भी होता है। अगर किसी ने रिवर्स चार्ज बनाया है, बिल बनाया है रिवर्स चार्ज का, लेकिन उसने क्रेडिट नोट भी दे दिया आपको, देखिए रिवर्स चार्ज का बिल बनाया सपोज 11 रुपए का, ठीक है ना, लेकिन उसने क्रेडिट नोट दे दिया रिवर्स चार्ज में, उसने रिवर्स चार्ज में बोल दिया कि नहीं 11 रुपए का नहीं, इसके तो 10 रुपए का बनना था, तो वो 1 रुपए का क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। तब वो भी आपको रिवर्स करना होगा रिवर्स चार्ज वाली अमाउंट में से, ठीक है, B2B में से नहीं, रिवर्स चार्ज वाली अमाउंट में से। फिर है क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज अमेंडमेंट, अगर कोई रिवर्स चार्ज क्रेडिट नोट का बनाया हुआ है, उसमें भी अमेंडमेंट हो गई है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फिर क्रेडिट नोट्स ISD वाला अगर किसी ने बनाया है या उसमें अमेंडमेंट करी है, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ISD के क्रेडिट नोट्स का मतलब ये हो गया, किसी ने जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रांसफर वाला इनवॉइस जब बनाया है, 4,500 रुपए का उसने बना दिया सपोज मान के चलिए, लेकिन वो आपके पास जो जाना चाहिए था वो 4,000 का जाना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, ISD वाला क्रेडिट नोट आपको दे देगा। तो ISD वाला क्रेडिट नोट जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, वो आपको नॉर्मल B2B में नहीं दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। और अगर क्रेडिट नोट में भी अमेंडमेंट है तब वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये था आपका सारा इनपुट वाला पार्ट। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आरसीएम की वैल्यू आउटपुट पे कहाँ पे दिखाते हो, आपने भी बताया था ना। वो आरसीएम की वैल्यू आउटपुट जो है वो आपको 3B में 4th कॉलम में दिखाई देगी, 4th कॉलम में आपने दिखाना है। आपने 3B ओपन कर लेनी है, जो सेटलमेंट रिपोर्ट होती है जो कहते हैं, वो 20 तारीख को भरी जाती है। जी हाँ। मैंने भी तो वो आपने जो दिखानी है वो आपने 3B पे क्लिक करेंगे, 4th कॉलम में दिखानी है। ये 3.1 जो हो गया, ओके, इसके अंदर 4th कॉलम 1 2 3 4 ये वाले कॉलम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका आरसीएम इतना ही आया हुआ है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेनी है या फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी, ओके सर। ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन यहाँ तक इनपुट में? देखिए इनपुट लेना आसान होता है, आप सिर्फ सोचते हैं कि हम परचेज का बिल बस ले लें और उसका पूरा इनपुट मिल जाएगा, वो इनपुट ऐसे नहीं लिया जाता है। इनपुट की कई कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस उसके अंदर मैच होनी चाहिए तभी आप उसका इनपुट ले सकते हैं। नॉर्मल B2B में तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपका जो भी बिल्स आ रहे हैं वो बिल्स आपके पोर्टल पे भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है ना। अगर पोर्टल पे उतने नहीं है तो आप इनपुट नहीं ले सकते। अगर पोर्टल पे कम है तब आपको भी अपना इनपुट जो है वो कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पोर्टल पे ज्यादा है तो आपको अपना इनपुट जो है वो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सारा अपनी रिकंसिलेशन बना लीजिएगा, सारा कुछ चेक कर लीजिएगा कि ओके कौन सा बिल रह गया, कौन सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, कौन सा ट्रांसपोर्ट में है, कौन सा डिस्प्यूटेड में है, तो वो चीजें आप जो एक रिकंसिलेशन बना लीजिएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिएगा। और कुछ इनपुट जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं, जैसे रिवर्स चार्ज हो गया, ISD का इनपुट हो गया, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो इनपुट्स हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। और कुछ इनपुट जो होते हैं वो कोई क्रेडिट नोट्स हो गए जैसे डेबिट नोट्स हो गए, उन्होंने अलग से दिए हैं, उन्होंने अमेंडमेंट करी है, या कोई प्रीवियस इनवॉइसेस में अमेंडमेंट करी है, तो वो अमेंडमेंट जब उन्होंने करी तो वो इनवॉइस की वैल्यू बढ़ गई ऑटोमेटिकली, तब आपको वो इनपुट यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई इनवॉइस था आपका जिसमें वो कह रहा था कि 1,000 रुपए का इनवॉइस है, लेकिन बाद में उसने कहा OEM से गलत फाइल हो गया, ये 1,000 का नहीं था, ये 10,000 का इनवॉइस था। तो 10,000 का जब वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करेगा तो यहाँ पे आपको इनपुट जो है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस फर्क सिर्फ ये होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस कॉलम, ठीक है, वो इधर नहीं दिखाई देगा। और किसी क्वेश्चन इनपुट से रिलेटेड अगर किसी और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। इसमें एक पार्ट और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको मतलब ध्यान से समझना है। उसके लिए पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी जरूरी है
जब आप GSTR 1 भर देते हैं 11 तारीख को, तब आपके पास 7 दिन बचते हैं, क्योंकि ये जो GSTR 2 भी है वो 13 तारीख तक रिलीज होती है, 13 को मतलब ऑटोमेटिकली पोर्टल पे आ जाती है ये। और जो GSTR 3 भी होती है वो हम 20 को फाइल करते हैं लास्ट। तो हमारे पास 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना इनपुट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि तब भी वो गलत है, तब आपको IMS पोर्टल जो है वो वहां पे लॉग इन करना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर इनपुट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जो अभी आपने 3D पे बताया कि 3D पे वो चीज शो होगी RCM पर, हम्म। हाँ वो तो वैल्यू मेरी शो हो रही है, बट इनपुट पे क्या हम जो हमारा परचेज का इनपुट टैक्स है तो उस पे क्या कुछ हम अभी बढ़ा सकते हैं क्या बुक्स में अपने एडजस्टमेंट कर नहीं सकते नहीं नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी फाइलिंग करनी है, फाइलिंग एक्यूरेट करनी है। अगर आप गलत फाइलिंग करेंगे तो मैं आपको ये कॉलम बता रहा हूँ एक, आप रिटर्न्स में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम है टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। ये कॉलम जो है, ये कॉलम आपको ये बताएगा कि आपने जो फाइलिंग करी है वो सही करी है या नहीं करी है। सपोज मैं फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 25-26, मैंने सर्च किया इसको, तो यहाँ पे आपके पास हर रिपोर्ट आएगी, सेल की रिपोर्ट आएगी, रिवर्स चार्ज की रिपोर्ट आएगी, आपके पास इनपुट की रिपोर्ट आएगी, आपके पास इम्पोर्ट की रिपोर्ट आएगी, सारी रिपोर्ट आएगी। देखिए फर्स्ट रिपोर्ट जो है उसमें वो ये बात कह रहा है, ये आपकी लाइबिलिटी बनती है, ये आपने पे कर दी, ओके ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइबिलिटी बनती थी जो आपने पे नहीं करी, माइनस में है, लेकिन अगले महीने आपने उसको पे कर दिया, ओके, यानी कि गुड है। तो इसलिए लास्ट में सारा 0-0 हो गया, ठीक है। ये था सेल वाला पार्ट। सेल वाले पार्ट को अगर हम और डीपली देखें तो ये जो 9 रुपए हैं वो रिवर्स चार्ज वाले थे। ये जो है आपके GSTR 1 और 3B के अकॉर्डिंग आपका जो भी ITC समरी आ रही है, ये तो इसमें हम आ जाते हैं टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपके GSTR 1 में आपकी ये लायबिलिटी बनती थी, आपने 3B में यही पे कर दी, ठीक है ना। GSTR 1 में आपकी ये लायबिलिटी बनती थी, आपने 3B में यही पे कर दी। तो आपका जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाली शॉर्ट एंड एक्सचेंज या डिफरेंस वाली जो है वो सारे 0 है, ठीक है ना। अगर किसी के भी वो रेड में दिखाई दे रहे हैं तो इट मीन्स आपने रिटर्न गलत फाइल कर दी। अब हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज वाली। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे गलती हुई है। फर्स्ट मंथ में GSTR 2B के अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि ये आपका रिवर्स चार्ज बनता था जो आपने पे करना था, ठीक है ना। हमने 3B में वो रिवर्स चार्ज नहीं लिया, 3B में हमने वो रिवर्स चार्ज नहीं पे करा हमने, तो इसलिए क्या हुआ, उस मंथ आपकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव चली गई। वो नेगेटिव वैल्यूज का मतलब ही यही होता है कि आपने रिटर्न गलत भरी है अप्रैल में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमने उसको ठीक कर दिया। नेक्स्ट मंथ में 2B में वो इनपुट नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, मई में वो वाली लायबिलिटी जो हमने यहाँ पे पे करनी थी वो हमने नेक्स्ट मंथ में पे कर दी। तो जैसे ही हमने उसको पे करा तो हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा था नेगेटिव वाला वो 0-0 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको हर चीज चेक करनी है कि आपने जो भी लिया है वो सही है या नहीं है, जो भी आपने दिखाया है वो सही पे करा है या नहीं करा है। ये था सेल वाला पार्ट। मैं अब दिखा देता हूँ आपको इनपुट वाला पार्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आपका कोई इनपुट आ रहा है, 2B में अगर आपका इतना आ रहा है तो आपने भी उतना ही क्लेम करा है। अगर आपने एक्सेस क्लेम किया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने शॉर्ट क्लेम करा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हटा के दिखाएं तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स चार्ज वाला था, यहाँ पे 2B के अकॉर्डिंग 3B के अकॉर्डिंग आपका इनपुट ये जो है आपने क्लेम कर रखा है, लेकिन रिवर्स चार्ज में उसको आपने नहीं दिखाया था तो इसका नेगेटिव हो रखा था। लेकिन बाकी सारे मंथ्स में जो है वो आपने सही क्लेम कर रखे, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी आप कोई गड़बड़ कर देंगे तो वो प्लस और माइनस में नेगेटिव में होना स्टार्ट हो जाएगा। सर और ठीक एक है। चीज आपने जो बोला था, आपका जो RCM का पेमेंट आपने ईयरली भी मैं कर सकता हूँ, उसका हाँ, उसका मैं
कहाँ से देखो, आप एक बार बोल दीजिएगा। ये यही मैं बता रहा हूँ आप। को जब भी चेक करना है तो ये चेक कर लेना है, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, अच्छा अच्छा, सेमी टैक्स IMS टैक्स हाँ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में जाएंगे। आप कोई हाँ। भी ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पिछले ईयर में आपकी गड़बड़ चल रही है तो 24-25 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 24-25 में कोई गड़बड़ है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, आज की क्लास मुझे अब क्लोज करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि यहाँ तक आईटीसी जो है वो सारे रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आईएमएस डैशबोर्ड सिखाऊंगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कईयों के जो इन्वॉइसेस नहीं आते हैं, कईयों के इन्वॉइसेस गलत आ जाते हैं, तो मैं उसमें चीजें आपको बताऊंगा कि उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, या पेंडिंग में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर।